Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. Welcome back to आरंभ बैच, एक ऐसा बैच जिस पर मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को इस सेशन में पढ़ाना स्टार्ट किया है। हम इस सेशन में पूरा क्लास 11th का सिलेबस कवर करेंगे और नेक्स्ट ईयर क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मतलब अगर एक बच्चा क्लास 11th में ग्रेविटी सर्कल के इस आरंभ बैच से जुड़ता है तो उसको अगले इस साल और अगले साल दोनों मिला के उसका पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा फॉर जेई मेन, नीट, एंड हम कोशिश करेंगे उसको एडवांस लेवल तक टच करने की। मतलब स्कूल लेवल की प्रिपरेशन तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो और गे-लुसेग लॉ हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स कराने की नीड थी वहाँ वहाँ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए और अभी मैंने आप लोगों को डीपीपीज प्रोवाइड करी। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डीपीपी कहाँ है। बेटा आप कमेंट करने से पहले लेक्चर अटेंड करो। जब बंदा लेक्चर अटेंड करता है तो लेक्चर की शुरुआत में भी बोल देता हूँ कि बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, थोड़ा सर्च करो, बहुत सारी लिंक्स होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक फॉर डीपीपी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके लिंक दे रखा है, क्लिक करो, डाउनलोड करो। तो आपको जिस वीडियो में मैं बोलूँगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे सर न्यूमेरिकल हमारे समझ में नहीं आ रहे। बेटा प्रैक्टिस करोगे तब तो समझ में आएगा। ध्यान से देखो, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाइड है। अभी तक तो कोई फॉर्मूला आया ही नहीं है। हम लोगों को केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि यार एक फॉर्मूला है और उस पर अप्लाई कर दे और आंसर आ जाए ना। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ फॉर्मूले या कुछ क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आ रहे क्योंकि अभी तुमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लो फिर सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए ग्रेट। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में घुसने वाले हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी हम लोग अब एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर घुसने वाले हैं। सो डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। मैं डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर भी समझ लो, जो एटम है बेसिकली ये एटम के बारे में सबसे पहले हमारे एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे। हमारे इंडियन फिलोसोफर यानी कि आप मान के चलो ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि। ये महर्षि थे, महर्षि कनड ने लगभग 400 बीसी के आसपास की बात होगी। इन्होंने हमें बताया था कि अगर मैं अपने आसपास मौजूद किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना चालू करूं, अगर ब्रेक करना चालू करूं, तो अल्टीमेटली मैं एक ऐसे पार्टिकल को टच करूंगा, मेरे को एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको फर्दर तोड़ना असंभव है, जिसको फर्दर तोड़ना नामुमकिन है, जिसको फर्दर तोड़ना इम्पॉसिबल है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज कण। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कण के बारे में। कण किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया था? कण। उसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर आए, मतलब समकक्ष ही थे। समकक्ष वर्ड का मतलब क्या होता है? जो इनके पैरेलल काम कर रहे थे, जो इनके पैरेलल थे। लगभग 390 बीसी के आसपास की बात होगी। एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने एग्जैक्टली सेम बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर मैं अपने आसपास प्रेजेंट किसी भी चीज़ को तोड़ते जाऊं, ब्रेक करते जाऊं, बिल्कुल बारीक टुकड़े में इतना ज़्यादा तोड़ दूं कि मुझे सबसे लास्ट में जो पार्टिकल मिलेगा वो पार्टिकल फर्दर फिर तोड़ा नहीं जा सकता। यानी मेरे आसपास जो भी चीज़ बनी हुई है वो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़कर बनी हुई है। मतलब अगर मेरी बात करोगे, आपकी बात करोगे, हम सब की जो बॉडी है, हमारे आसपास जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा विश्व है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो अल्टीमेटली इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये जो सबसे छोटे पार्टिकल है ये अनब्रेकेबल है, और इसीलिए उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में इनको नाम दे दिया एटोमियो। जैसे हमारे महर्षि कनड ने संस्कृत में नाम दिया था कण। कण का मतलब ही होता है एटम,
अनब्रेकेबल, वैसे अटोमियो इन्होंने नाम दे दिया था। एंड गाइस अटोमियो वर्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो ए से निकलता है अन, एंड टोमियो का मतलब टू कट। अच्छा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या जो आगे बायोलॉजी लेने वाले हैं, आप देखना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेसेक्टॉमी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा वेसेक्टॉमी, फिर आप लोग पढ़ते हैं ट्यूबेक्टॉमी, यानी जब आप वास डिफरेंस को कट कर दोगे, टोमी। ट्यूबेक्टॉमी यानी जब आप फेलोपियन ट्यूब को कट कर दोगे, तो टोमी मतलब सर्जरी के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए बायोलॉजी लैंग्वेज में, क्योंकि बायोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज ही है, यूजुअली जो मेडिकल साइंस है वो भी वहीं से डेवलप हुआ है, इसलिए यूजुअली मैक्सिमम वर्ड्स आपको वहाँ के मिलेंगे। सो जो टोमी वर्ड होता है इट इज़ टू कट। इसे सर्जरी वगैरह में भी आपको बहुत सारी जगह टोमी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सो टोमी का मतलब होता है टू कट, इसीलिए अटोमियो, अ का मतलब अन, यानी जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो एटम के बारे में सबसे पहली बात इन दो फिलोसोफर्स ने बोली थी, लेकिन लोचा या उल्फत ये हो गया, लोचा क्या हो गया, लोचा ये हो गया कि इन्होंने किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्मेट में नहीं दिया। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि वो सिर्फ बोल के पढ़ाने वाला सिस्टम हुआ करता था, कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। जैसे अभी तुमको मैं नोट्स बनवाता हूँ, पहले के ज़माने में क्या होता था, बस मैं बोल रहा हूँ, तुम बिल्कुल मेडिटेट करके ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, मैंने जो जो बोला वो तुमको याद हो गया, बस मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे, कुछ गलती होगी तो मैं सुधारूंगा, एंड दैट्स इट। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वर्बल था, वोकैबलरी और ओरल तरीके से था, बोल के होता था। लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट आया, कई सालों हजारों साल बाद जब डेवलपमेंट आया, तो 1800 के आसपास की बात है, अराउंड 1800, डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले हमसे डाल्टन ने हमसे एटम के बारे में सबसे पहले कहा, एंड देयरफॉर डाल्टन को ही सारा क्रेडिट दिया जाता है एटम के बारे में हमें फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन देने के, नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक पॉइंट, यानी कि इन्होंने बताया, उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करना चालू करा। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मेरे हिसाब से पूरा चोरी का माल है चोरी का माल बोल लो, या आप ऐसा बोल लो कि दूसरे लोगों के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ के उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बनाया हुआ ज्ञान है, अपन इसको चोरी का माल बोलते हैं। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है, सबसे पहला पॉइंट, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड द अनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर। कोई भी मैटर हो, उसका सबसे छोटा और कभी ना टूटने वाला, कभी ना डिवाइड होने वाला पार्ट होता है एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको बड़े लेवल पे इमेजिन करूँ, तो अगर आपने घर बनते देखा हो, तो जो घर की दीवार बनती है वो एक ईंट से बनती है, एक ईंट लगाई, फिर मजदूर दूसरी ईंट जोड़ता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, वैसे एक रो बनती है, फिर दीवार, ईंट के ऊपर ईंट, फिर ऐसे करते करते पूरी दीवार बन जाती है। तो दीवार का सबसे छोटा, ये दीवार का सबसे छोटा पार्ट क्या है, ईंट। वैसे ही इस दुनिया में जो भी चीज़ मैटर है, जो भी मैटर है, उस मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम। दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जैसे मैंने पढ़ा था दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक उसी तरह इन्होंने एटम के लिए एक बात बोली, दैट एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आप एटम को ना तो बना सकते हो ना तो तोड़ सकते हो। जब कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो एटम अपने बॉन्ड को बदल सकता है, एटम किसी और के साथ जुड़कर कुछ नई चीज़ ज़रूर बना सकता है, लेकिन एटम टूट नहीं सकता। मतलब अगर आपने केमिकल रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन के एटम लिए हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको 2 ही एटम दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रिएक्टेंट यानी रिएक्शन की शुरुआत में 2 ऑक्सीजन के एटम ले लिए और जब प्रोडक्ट आए तो उसमें एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, वो एक ऑक्सीजन का एटम टूट गया, फूट गया। या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुमने शुरुआत में 2 ऑक्सीजन के एटम लिए लेकिन प्रोडक्ट में तुमको 4 दिख रहे हैं, वो हम 2 हमारे 2 वाला सिस्टम इधर नहीं होगा। 2 तो प्रोडक्ट में भी 2, शुरुआत में अगर आपने 2 ऑक्सीजन लिए तो प्रोडक्ट में भी 2 दिखेंगे, एटम ना तो बनेगा ना तो टूटेगा। तीसरा और सबसे दिल दहला देने वाला पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। दिल दहला देने वाला पॉइंट, बहुत नदी तूफान
आ जाता है इस पॉइंट को पढ़ते कि एक सेम एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब कि अगर मेरे पास में एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो पूरी नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनी हुई होगी। तो जितने भी एटम इस सिलेंडर के अंदर होंगे वो सब अगर नाइट्रोजन के हैं तो सभी एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। अबे सीधी सी बात है ना, अगर एक क्लास 11th का बच्चा है और क्लास 11th में बैठा है तो उसके साथ में जितने बच्चे बैठे होंगे वो सब भी क्लास 11th के ही कहलाएंगे। सबको फिजिक्स सेम पढ़ना है, सबको मैथ्स सेम पढ़ना है, सबको केमिस्ट्री सेम पढ़ना है, सबको इंग्लिश सेम पढ़ना है, सबका एग्ज़ाम सेम टाइम होगा, सबका रिजल्ट सेम टाइम आएगा, सब प्रैक्टिकल सेम करेंगे, सबके टाइम टेबल सेम होगा ना, सब कुछ उनका सेम होगा। 12th वालों का अलग होगा, 10th वालों का अलग होगा। तो अगर आप सेम क्लास में हो तो आपकी सारी चीज़ सेम होगी, सिलेबस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। वैसे अगर एक सेम एलिमेंट है यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर मेरे घर पे रखी है और अगर नाइट्रोजन तुम्हारे घर पे रखी है, अगर हम इन दोनों नाइट्रोजन के एटम को कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। क्या बड़ी बात है भाई, मालूम है, अंडरस्टैंडेबल है। चौथा पॉइंट तो तुम्हारे पैर के नीचे से धरती खिसका देगा, तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट पहन के बैठ जाओ इस पॉइंट को पढ़ने के लिए। दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बाप रे, मतलब अगर आप एक ऑक्सीजन के एटम को और एक नाइट्रोजन के एटम को अगर आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। अगर आप कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के और नियॉन के अगर आप एटम को कंपेयर करोगे तो इन सब के एटम एक दूसरे से अलग होंगे, सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। बिल्कुल सही बात है। और पांचवा पॉइंट बिल्कुल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कॉपी है, यानी देखो ये वाला पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कॉपी है, तो पांचवा पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कॉपी है। दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form a new compound, but they always do so in a fixed ratio। ये जो भी चीज करेंगे कैसे करेंगे, फिक्स रेशियो में। जैसे कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन हो सकते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन ये कब होगा, जब ये फिक्स रेशो में जुड़ेंगे। जैसे आप लोग सब जानते हैं वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वहीं इनका रेशो 2:1 की जगह अगर इनका रेशो 1:1 हो जाए तो ये वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेते हैं, दैट इज H2O2। समझ में आया फंडा। जैसे कि अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो 1:1 का रेशो, लेकिन अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो 1:2 का रेशो, लेकिन इनका ये रेशो हमेशा फिक्स्ड होगा, फिक्स रेशो एंड इन अ सिंपल रेशो। फिक्स रेशो के साथ साथ सिंपल रेशो होना चाहिए, जैसे 1:2, 1:1, 2:3, 1:3, ऐसे सिंपल रेशो में जुड़ के बनाएंगे। सो गाइस, दिस इज द डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस गरीब की थ्योरी का स्क्रीनशॉट। और हम लोगों को इसके बाद एटम के बारे में पता चल गया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, सब भागने लगे, सब दौड़ने लगे कि अपुन को एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपुन को एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपुन को पता लगाना है कि एटम क्या होता है। और अब आप लोगों को एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं बताना शुरू करूँगा, जो वैसे थोड़ी थोड़ी तो आपको आती है लेकिन पूरी पूरी नहीं आती है, ठीक है। चलो रब करें इसको, गुलजारी ला लो मेरे प्यारे बकूड़ो। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो डाल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी के बाद पूरी दुनिया में धूम मच गई, सबके बीच में एटम एक ट्रेंड बन गया। और जैसे एक समय हमारे इंडिया में टिकटॉक ट्रेंड बन गया था, आज भी खैर उसके तत्व, उसके कुछ माइक्रोब्स, वायरस आज भी मौजूद है जो कभी कभी पॉप आउट करते हैं। वैसे ही ये भी एक ट्रेंड बन गया पूरे वर्ल्ड में कि भाई एटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए।
और अब हम लोग एटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा एटॉमिक मास क्या होता है। वैसे तो मेरे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं एटॉमिक मास को डिफाइन करना इज नॉट अ बिग डील, इट इज द मास ऑफ एन एटम। अगर एक इंडिविजुअल एटम का मास निकालोगे तो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। इट इज सिंपली मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। लेकिन गाइस एक बात समझना, आप भी जो किसी चीज का मास निकालते हो, या जैसे मान लो आपको पता है अगर आपके पास में अगर 1 किलो का बाट है, यानी 1 किलो का वेट है, तो क्या गारंटी है कि वो 1 किलो है? आप बोलोगे सर मैंने उसको नापा। कहाँ से नापा? आप बोलोगे सर मैंने उसको एक वेइंग बैलेंस पे नापा, एक वेइंग बैलेंस की मशीन पे नापा। तो फिर मैं आपसे सवाल बोलूँगा कि वो जो वेइंग बैलेंस की जो मशीन है उसको कैलिब्रेट कैसे किया? मतलब उस मशीन को कैसे पता कि इसके ऊपर अगर इतना वजन आएगा तो उतना वजन 1 किलो के बराबर होगा? मेरी बात समझना, समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो मेरे पास में क्या बताऊं तुमको मैं, चलो मेरे पास में लेट्स से ये एक छोटा ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड मैंने बोला ये ट्राइपॉड 1 किलो का है, कंपनी वालों ने बोला। तो मैंने बोला यार ये 1 किलो का कैसे पता चला? उन्होंने बोला आप नाप के देख लो। मैंने वेइंग बैलेंस पे वजन नापने की मशीन पे इसको रखा तो आ गया 1 किलो। तो मैंने बोला यार ये वेइंग बैलेंस को कैसे पता कि 1 किलो का होगा? मतलब कहीं ना कहीं से कोई स्टैंडर्ड चीज होगी जिसको ध्यान में रख के हमने देखा होगा। तो मुझे पता चला कि ब्रिटिश लेबोरेटरी के अंदर एक इरिडियम प्लेटिनम का मिक्स किया हुआ एक बाट है, एक वेट है, एक इतना बड़ा इरिडियम और प्लेटिनम को मिलाकर एक वजन का एक वेट बनाया गया। और यह मान लिया गया, सुनना मेरी बात, और ये मान लिया गया कि ये जो वेट है ये 1 किलो के बराबर है, ये 1 kg के बराबर है। ये इनिशियली इसको मान लिया गया और फिर उसको स्टैंडर्ड मान के दुनिया के सारे बैलेंस को, दुनिया के सारे वजन नापने वाली मशीन को कैलिब्रेट किया गया। यानी जब उस बाट को मशीन के ऊपर रखा गया तो हो सकता है मशीन 990 ग्राम्स दिखा रही हो, या हो सकता है मशीन 1 किलो 200 ग्राम दिखाई दे रही हो। तो फिर उसको कैलिब्रेट करके उसको 1 kg के बराबर किया। यानी मशीन के अंदर चेंजेस करे कि नहीं अगर इतना वजन आएगा तो तुझे 1 किलो दिखाना है, तो फिर वो मशीन को कैलिब्रेट करके दुनिया भर में फैला दिया गया। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ऐसा सब कहते हैं, सब किताबें आपको बोलेंगी, किसी भी अच्छे ऑथर की किताब पढ़ोगे आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको किताबों के अंदर मिल जाता है, ये स्टेटमेंट आपको सब जगह शायद सुनने को मिल रहा होगा। और ये स्टेटमेंट क्या है कि इस अर्थ पर देयर इज नथिंग एक्यूरेट। और मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन में पढ़ाया भी था, याद करो। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप केमिस्ट्री में काम कर रहे हो तो इस केमिस्ट्री में हर चीज अनसर्टन है। इनफैक्ट इस दुनिया में हर चीज अनसर्टन है। 1 किलो का वजन 1 किलो के बराबर होगा कोई कह नहीं सकता। यानी अगर आप मेरा वजन बोल रहे हो कि सर आप तो 65 kgs के हो, मैं बोलूंगा नहीं, हो सकता है मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो, मैं हो सकता है 66 kgs का हूं, हो सकता है मैं 64 kgs का हूं। देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्या हुआ, एटॉमिक मास, क्योंकि बेटा ये तो एटम का मास है, बहुत छोटा है। एटम एक इतनी छोटी चीज है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका मास आप एक्यूरेट निकाल सकते हो? नहीं। तो क्या किया गया, हम लोगों ने एटॉमिक मास निकालने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और इस दुनिया में हर चीज क्या होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास होती है। यानी कि एक चीज के मास को दूसरे चीज के मास के साथ में रिलेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा क्लास 12th में 85% लेकर आया और मैं क्लास 12th में 67% लेकर आया। तो मेरे घर वाले मुझे किससे कंपेयर करेंगे? शर्मा जी के बेटे से। अच्छा, शर्मा जी का बेटा जितने परसेंट लाया, मेरे घर वाले भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं भी उतने परसेंटेज लेकर आऊं। या ऐसा बोल लो, शर्मा जी के बेटे ने 12th पास कर ली 85% से और अब मैं 12th में गया, तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तो शर्मा जी का बेटा 85% लाया है, तुझे भी इतने लाने। मतलब जितने शर्मा जी का बेटा लाया वो स्टैंडर्ड हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं रिलेट करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
एटॉमिक मास को रिलेट कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इमेजिन करो आपके पास में एक तरबूज है। इमेजिन करो आपके पास में एक तरबूज है, वाटरमेलन। और ये वाटरमेलन आप लोगों ने जब आपके घर पे आया तो आपने इसको डिजिटल बैलेंस पे रखा और डिजिटल बैलेंस ने आपको रीडिंग दिखाई कि ये तो 12 किलो का है। डिजिटल बैलेंस ने आपको क्या दिखाई? रीडिंग की है 12 किलो का। तो आपको पता चल गया कि मेरे पास में जो तरबूज है ये 12 किलो का है। अब आपने फटाफट ठेले पे सामान जमाया और फ्रूट्स बेचने निकल गए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस बम सुझा देती है। आटा लेने जाते हो, सूजी लेकर आते हो, तो आप फ्रूट्स बेचने के लिए जल्दी जल्दी में निकले। और जल्दी जल्दी में क्या हुआ, क्योंकि आप घर पे खेल रहे थे तरबूज नापने का, ये बैलेंस आपके घर पे छूट गया, डिजिटल बैलेंस आपके घर पे छूट गया। अब आप आलू ले लो, कांदे ले लो, तरबूज ले लो, ऐसे करते करते आप लोगों के घर गए। एक आंटी बाहर निकल गई, भैया आम बेच रहे हो? हाँ जी, आम बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश आम है, बताओ कितने चाहिए? भाई साहब 3 किलो आम दे दो। आपने बोला जी बहन जी। आपने बढ़िया आम छाटे और आप ढूंढ रहे हो, अरे बैलेंस कहाँ गया? बैलेंस तो है ही नहीं। तो अब क्या करें? तो आपने ठेले के नीचे देखा तो पुराना वाला जो बैलेंस आता है, जो पुराना वाला जिसको बोलते हैं जो इंसाफ का तराजू है, तुमको इंसाफ का तराजू दिख रहा है। तुम्हारे पास में क्या है? इंसाफ का तराजू है। ये इस प्रकार आपके पास में इंसाफ का तराजू पड़ा हुआ है। तो आपने बोला ठीक है, इंसाफ का तराजू है तो मैं इससे काम चला लूंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई, बाट लाया ही नहीं, वेट लाया ही नहीं। ना 1 किलो का वेट है, ना 5 किलो का वेट है, ना 2 किलो का वेट है। तो अब क्या करूँ? इस तराजू का क्या करूँ? मैं जॉब छोड़ दूँ? गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म, गॉन। तो अब क्या करूँ? तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं। केमिस्ट्री में मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास बचपन में पढ़ा था और वहाँ पर बताया गया था कि मैं एक के वज़न से दूसरे का वज़न निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए। कितने? 12 टुकड़े। 1 2 3 4, ऐसे करते करते मैंने तरबूज के क्या करा, मैंने इस तरबूज के 12 पीसेस कर दिए। अब आप जानते हो कि एक तरबूज 12 किलो का है, तो अगर मैंने इसके 1/12 टुकड़े कर दिए तो क्या आंसर आएगा? x। तो जब मैंने इसको नापा तो मुझे मिला 1 kg आंसर, यानी कि एक तरबूज का वजन 12 किलो और अगर आपने तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का वजन 1 किलो। तो अब मेरे पास में एक किलो के 12 टुकड़े आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इधर तरबूज के 12 टुकड़ों में से 3 टुकड़े रखूँगा और वो आंटी ने जिनने आम मांगे थे उनको इस तरफ आम रख के, जब दोनों बराबरी पर आ जाएंगे, जब दोनों एक बैलेंस पर आ जाएंगे, तो मैं बोलूँगा आंटी ये आपके 3 किलो आम हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, यानी एक तरफ एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को रखना और उस स्टैंडर्ड एलिमेंट के वजन से दूसरे के वजन को नापना। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना। जैसे आपने तरबूज का इस्तेमाल करके मैंगो का वजन निकाला, ये चलो तरबूज नहीं होते लेकिन उस फ्रूट सेलर के पास में 3 किलो का वेट होता, एक 3 किलो का वजन का बाट होता, वेट होता, तो वो वजन के वेट को इधर रखता तो पहले एक पींदा ऐसा हो जाता, फिर वो इधर मैंगो रखता, टें 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 टें, दोनों बराबर हो गए यानी 3 किलो हो गया। तो उसने बाट उस वेट की मदद से 3 किलो आम तोले। यानी हमको इस पर ट्रस्ट करना होगा, हमको उस फ्रूट सेलर के पास में जो वजन का वेट है, जो बाट है उसके पास में, उस पर हमको बिलीव करना होगा कि हाँ ये 3 किलो का ही है। उस पर 3 किलो लिखा है इसलिए वो 3 किलो का है, लेकिन वो 3 किलो का है या नहीं ये हमको नहीं पता, बट वी हैव टू बिलीव। तो उसी चीज़ पर केमिस्ट्री चल रही है। तो इनिशियली साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, इनिशियली रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड माना। इनिशियली हाइड्रोजन एटम was considered as standard and given a mass is equal to 1। ये मास यूनिटलेस था, इस मास को कोई यूनिट नहीं दी गई, बस क्या बोल दिया, हाइड्रोजन के एटम का वजन कितना होता है 1, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1।
बस। अब अगर आपको रिलेटिव मास निकालना हो तो अगर आपके पास में एक ऑक्सीजन का एटम है तो उस एक ऑक्सीजन के एटम के मुकाबले आपको 8 हाइड्रोजन के एटम लग रहे हैं। उस एक ऑक्सीजन एटम के मुकाबले आपको 8 हाइड्रोजन के एटम लग रहे हैं। तो ऑक्सीजन के एटम का वजन कितना हो गया? 8। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? या मान लो अगर आपके पास में एक नाइट्रोजन का एटम है तो उस एक नाइट्रोजन के मुकाबले आपको 14 हाइड्रोजन के एटम लग रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, तो 14 हाइड्रोजन एटम का मास 14। तो वो 14 हाइड्रोजन का एटम इज इक्वल टू एक नाइट्रोजन का एटम। तो नाइट्रोजन के एटम का मास हो गया 14। ऐसे करके निकालने लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इस हाइड्रोजन के साथ में कुछ लोचे थे। जैसे एक लोचा ये था कि इसकी अबंडेंस कम थी। भाई हाइड्रोजन की अबंडेंस कम थी। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। मतलब क्या, लेबोरेटरी में जब आप हाइड्रोजन का कंपैरिजन फ्लोरीन के साथ करने गए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लिया। तो आप मास कैसे रिलेट करोगे? तो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा था। तो इन कारणों की वजह से, इन कुछ इश्यूज की वजह से हाइड्रोजन को लेटर ऑन अवॉइड कर दिया गया। एंड देन 1961 में हाइड्रोजन की जगह पर सबसे ज्यादा संत पुरुष, एकदम कूल, काम, कंपोस्ट, अबंडेंस, लीस्ट रिएक्टिव एटम को चूज किया गया जिसका नाम था कार्बन एटम। इन 1961 कार्बन 12 आइसोटोप। बेटा आप लोगों को मालूम ही है, क्लास 9-10 में आपने पढ़ा ही होगा। आइसोटोप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास अलग होता है। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन जिसका मास 12, एक का मास 13 और एक का मास 14। तो कार्बन 13 और 14 की इस दुनिया में बहुत कम अबंडेंस है। मतलब अगर आपके पास में कोई कार्बन है तो वो 99.99% कार्बन होगा जिसका मास 12 है। तो उस आइसोटोप को चूज किया गया, was considered as a standard and given a mass is equal to 12 AMU। और एक यूनिट निकाल दी गई जिसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या नाम दे दिया गया? एटॉमिक मास यूनिट। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? और अब हम लोग जितने भी मास निकालते हैं, रिलेटिव मास, वो इस कार्बन को ध्यान में रख के निकालते हैं। ठीक है, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ग्रेट। अब जब पूछा गया, जब आगे चल के पूछा गया कि सर इस AMU का क्या मतलब है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला दैट अगर आपको किसी भी चीज़ का 1 AMU का वजन निकालना, तो 1 AMU इज नथिंग बट द 1 AMU इज द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप वाला एटम। यानी अगर आपके पास में ये कार्बन 12 आइसोटोप वाला जो कार्बन है, मतलब अगर आपके पास में एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन एटम का जो मास होता है, अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू विल बी ऑफ 1 AMU। वो वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 AMU के बराबर होगी। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट लोगों ने काम करना चालू करा, जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाकर उन्हें यह पता चला कि 1 कार्बन आइसोटोप 12 एटम का मास इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये एक्सपेरिमेंटेशन से हमें पता चल गया। ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन से और कुछ कैलकुलेशन से पता चल गया। विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशन हमें ये पता चल गया। खैर आप ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन में मोल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ये कैलकुलेशन में मोल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा और वहाँ पर आपको मैं बोलूँगा
कि ये वैल्यू पेज पलटाकर चेक करो क्या ये वैल्यू मेरी निकाली हुई सही आ रही है। तो अभी आप बस ये मान के चलो कि एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटेशन से। अब साइंटिस्ट बंदे लोगों ने क्या बोला कि एक कार्बन एटम के मास को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 AMU की वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर 1 AMU इज बराबर व्हाट? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.166 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। मैं डेसिमल को एक डिजिट अगर राइट में शिफ्ट करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। और यहां से आपको इस 1 AMU की वैल्यू मिल गई इन ग्राम्स। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे 1 AMU की वैल्यू बताओ तो आप 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो, सो देयरफॉर कैन यू टेल मी कि अगर आपने कार्बन का मास 12 AMU सोचा है, अगर आपने कार्बन का मास 12 AMU लिखा है तो क्या आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये वैल्यू हो गई आपके कार्बन के मास की इन ग्राम्स। अगर आपको AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये AMU की वैल्यू, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आई कहाँ से? वो आई इस पॉइंट से। और ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था? माना था। जैसे आपने बोला ना, वो प्लेटिनम इरिडियम का 1 किलो का वजन ब्रिटिश लेबोरेटरी में रखा है, वो 1 किलो का है और उसी की वजह से पूरी दुनिया में 1 किलो चल रहा है। वैसे ही हमने ये भी माना है। हमने कार्बन के मास को 12 माना, हमने AMU के मास को कैलकुलेट करा इस तरीके से। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो इस तरीके से आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो। ठीक है, चलो और कुछ कैलकुलेशन में आपको और कुछ करके बताता हूं, देखो मजा आएगा आपको। चलो हाइड्रोजन के मास को कन्वर्ट करते हैं AMU में। ठीक है, रब कर दूं? क्या रब कर दूं? ऊपर वाली चीज ये रब कर देता हूं, ये चलो। अब आपको जैसे बोल दिया, अच्छा हाइड्रोजन, क्योंकि शुरुआत में लोग हाइड्रोजन के ऊपर टूट पड़े थे, हाइड्रोजन के मास को 1 माना था, तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से एक्सपेरिमेंट करके हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकाला गया था। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। दिस वैल्यू वॉज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप पूछ रहे होगे कि सर एक्सपेरिमेंटेशन खूब बोल रहे हो, तो ज़रा बताओ तो सही क्या इस्तेमाल किया गया होगा। तो याद रखना, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लिख लो अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये एक खतरनाक डिवाइस है जिसके अंदर आपको जिस भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास निकालना हो उसका एक छोटा सा सैंपल रखना होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रॉन्स की एक बहुत फास्ट मूविंग वेव या मैं कहूँ रेस जाकर इस सैंपल को हिट करती है और इस सैंपल को बिल्कुल ब्रेक कर देती है। आप लोग सब जानते हो कि एटम, खैर अभी तो आपको डाल्टन अंकल ने बोला कि एटम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग ये बात सब जानते हो कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तो जब वो फास्ट मूविंग रेस जब इस सैंपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर किसी भी सैंपल को मारती है तो उस सैंपल को इतनी ज़ोर से मारती है कि सैंपल के अंदर मौजूद हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बिखर जाता है। फिर वो मास स्पेक्ट्रोमीटर कैलकुलेट करती है, रीडिंग शो करती है कि इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है और इतने इलेक्ट्रॉन है, और उनका क्यूमुलेटिव आपको वजन दे देती है, आपको मास दे देती है। तो ये बड़ी अच्छी मशीन है लेकिन बड़ी महंगी है, और इंडिया में भी शायद ये 2 या 3 जगह पर ही है। और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने हमारे कॉलेज लाइफ में किया था, और मतलब हम लोगों ने चलाया नहीं था,
हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 550 रुपये में एक सैंपल के मास की जांच करवाई थी, और अगर ऐसे आपको 10 सैंपल भेजने हो तो 5,500 6,000 रुपये खर्चा होता है, तो आपको भेजना पड़ता है, वहाँ से वो फिर आपको ये रिपोर्ट भेजते हैं। तो ये इस तरीके की मशीन है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास पर ही चलते हैं कि कौन इतनी झंझट करे। एक का मास निकाल लिया, इसको देख के रिलेटिव दूसरे का कैलकुलेट कर लो ऑन पेपर, जैसे भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का मास मेरे पास में ग्राम्स में है, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर में मास जो है वो ग्राम्स में आता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में AMU फॉलो करते हैं। तो अब आप लोग जानते हो एक एटम का मास कितना हो गया, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और हम लोग जानते हैं 1 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर आपको ग्राम्स को AMU में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड कर डालो। तो हम लोगों ने देयरफॉर हाइड्रोजन का मास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम ठुचुक 10⁻⁻24 ठुचुक 1.66 से इसको 1.007 टाइम्स कट करता है। सो देयरफॉर 1.007 AMU इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, और यही 1 हाइड्रोजन का मास 1 आप फॉलो करते हो ना, वो यहाँ से आता है। सो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन का जो मास होता है आप हमेशा 1 लेकर चलते हो, 1 AMU, मतलब 007 कौन लिखे, इतना छोटा, इसलिए 1 मान के चलते हैं, है ना। अच्छा, नाउअडेज एक बात और ध्यान रखना, नाउअडेज AMU इज कॉल्ड एज U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एक्चुअली यूनिफाइड मास का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने ग्राम्स को एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जिसकी कोई यूनिट नहीं है, और आगे U लगाना इज द साइन कि ये ग्राम्स को यूनिटलेस चीज में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए हमने उसको यूनिफाइड मास लिख दिया। क्या बात क्लियर हो गई बच्चा लोग, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप लोग घर पे थोड़ा कैलकुलेशन खेलना। आप लोग सब जानते हो कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। तो आपको ये पता करके रखना है, आपको ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा। अब आपको ये खुद से कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है। चलो अब आप लोग इसको ट्राई मारना, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताया। डोंट वरी, डेफिनेशन के पीछे मत भागना। एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज द मास ऑफ एन एटम। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? when the mass of an atom is obtained by relating its mass with carbon 12 isotope। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के जो टीचर्स हैं अंग्रेजों को डेफिनेशन चाहिए, चीन गुणन लगान तभी माफ होगा जब अंग्रेजों को डेफिनेशन मिलेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? when atomic mass is obtained by relating its mass with the mass of carbon 12 आइसोटोप एटम। जब आप कार्बन 12 आइसोटोप एटम के साथ उसके मास को कंपेयर करोगे तो आपको जो मास मिलेगा एटम का, दैट विल बी द मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास समझने के बाद एक लोचा और है। लोचा क्या है? लोचा है आइसोटोप्स। लोचा क्या है? आइसोटोप्स। मैं आपको आइसोटोप्स एक बार समझा देता हूं, वैसे तो छोटू बच्चों आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी समझ लो। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, atomic number but different atomic mass। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, आप सब लोग जानते हो, लेकिन इसका एक आइसोटोप का मास 35 होता है। और क्लोरीन का एक और आइसोटोप दुनिया में है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, लेकिन उसका मास 37 होता है। ठीक वैसे ही
एक का मास 1 होता है, दूसरा हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तीसरा हाइड्रोजन का मास 3 होता है, लेकिन इन सब के एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, तो इनको आप बोलते हैं आइसोटोप्स। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन का जैसे एग्जाम्पल लें, तो अब क्लोरीन के 2 मासेस अवेलेबल हैं, हम कौन सा मास कंसीडर करें? 35 AMU कंसीडर करें या 37 AMU कंसीडर करें? और ऐसे जैसे जैसे आप हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाते हो, आइसोटोप्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, आइसोटोपिक नेचर बढ़ने लगता है। तो यार हम लोगों के पास में एक लफड़ा ये हो जाता है कि आइसोटोप्स के केसेस में क्या करें। यूजुअली आपको हर किसी के आइसोटोप मिलते हैं, नोबल गैसेस के शायद नहीं मिलते, लेकिन यूजुअली आपको लगभग सबके आइसोटोप्स मिलेंगे। सो देयरफॉर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को फॉलो करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास हमें बोलता है कि आपके इस आइसोटोप का मास कितना है और इस आइसोटोप का मास कितना है, इनका आप एवरेज निकाल लो। लेकिन एवरेज कहाँ से निकाल लो? दुनिया में इनकी कितनी अबंडेंस है उसके हिसाब से। तो जैसे मान लो कि ये वाला जो क्लोरीन का आइसोटोप है, ये इस नेचर में 75% परसेंटेज अबंडेंस रखता है, और ये वाला क्लोरीन इस दुनिया में 25% अबंडेंस रखता है। तो क्या मैं इनको सिंपल रेशो में पहले कन्वर्ट कर लूं? 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75, यानी इनका अबंडेंस का रेशो क्या हो गया? 3:1। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपने क्लास 9th में इसको सीखा भी होगा और बोरॉन का क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। आया याद? चलो कोई बात नहीं आया तो फिर से पढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 multiply by its mass plus percentage abundance of isotope 2 multiply by उसका मास प्लस सो ऑन। मतलब हो सकता है किसी के 3 आइसोटोप हो, किसी के 4 हो, किसी के 10 हो, जितने हो ये फॉर्मूला लगाते जाओ, डिवाइडेड बाय इट्स टोटल परसेंटेज अबंडेंस, जो कि 100 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो किसी का हो नहीं सकता। या अगर आप सिंपल रेशो निकाल रहे हो तो 3:1, यानी कि 3 + 1 4, तो नीचे आ जाएगा 4। तो चलो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ क्लोरीन के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, या तो 75 लिख लो या तो 3 लिख लो। 3 से कर लूँ सॉल्व, इजी पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना है 35 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, या तो 25 लिख लूँ या 1 लिख लूँ। तो मैंने लिख लिया 1 क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इसका मास 37 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों लिखा? 3 + 1 4। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह 75 लेता, सिंपल रेशो में नहीं कन्वर्ट करता, तो मैं इसको 75 लेता, मैं इसको 25 लेता, तो 75 + 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं 100 लिखता, फिर मैं इसका टोटल 100 लिखता, लेकिन मैंने सिंपल रेशो ले लिया इसलिए मैंने इसको 4 ले लिया है ना। अच्छा, हो सकता है जैसे कि मान लो एक का परसेंटेज अबंडेंस हो 80 और एक का परसेंटेज अबंडेंस हो 20%, तो इनका टोटल तो 100 लेते, लेकिन अगर आप इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करते 1/4 करते 4:1, तो इसके लिए आप टोटल क्या लेते हैं 5, क्योंकि 4:5 का रेशो है। समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत होना। तो 5 3 = 15, 1 कैरी 3 3 9, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, 7 + 5 12, 1 कैरी 3 + 1 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 = 12, 2 कैरी 4 5 = 20 प्लस 0.5, 35.5 AMU इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। और आप लोगों को याद आ गया होगा कि जब कभी भी आप क्लोरीन का मास लेते हो 35.5 ही लेते हो,
आप जब कभी भी क्लोरीन का मास लेते हो, आप क्लोरीन का मास हमेशा 35.5 लेते हो। तो अब आपको समझ में आया कि आप क्लोरीन का मास 35.5 ही क्यों लेते हो, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, आपको हमेशा उसमें एटॉमिक मास उन्हीं चीज़ों के मिलेंगे, आपको एटॉमिक मास उन्हीं चीज़ों के मिलेंगे जिनके आइसोटोप्स नहीं हैं। लेकिन जिनके आइसोटोप्स हैं, आपको उनके मास हमेशा ग्राम्स में ही मिलेंगे। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको उनके मास हमेशा एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में मिलेंगे। यू विल ऑलवेज गेट एन एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू ओनली। ठीक है, चलो ग्रेट। क्या मेरे पास में एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर कोई सवाल है? अगर होगा तो वी विल सॉल्व, अगर नहीं होगा तो वी विल नॉट सॉल्व। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे। अभी क्वेश्चन कर ले और आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है यूजुअली बच्चों को इसके अंदर, क्योंकि जब आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक नई टर्म सिखाऊंगा, मोलर मास। तो मोलर मास में और इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट फॉर्म में GAM लिखते हैं, गैम। नाउ व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? कुछ भी नहीं है। एटॉमिक मास को, और तेरी क्या भयंकर उछाला है तो व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। कैसे? बहुत इजी है, हलवा है। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए दैट सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आप लिखेंगे 23 AMU। तो अगर मैं कैलकुलेशंस करने के लिए इस AMU को कन्वर्ट करके लिख दूं डायरेक्टली ग्राम्स में, तो क्या अब ये 23 ग्राम्स एटॉमिक मास कहलाएगा? नहीं, इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास। ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए आपके पास में एटॉमिक मास दे रखा है आपको कैल्शियम का, कितना? चलो अप्रॉक्सीमेट 40 AMU। तो अगर मैं इसको 40 AMU की जगह अगर 40 ग्राम करके लिख दूं, तो क्या मैंने एटॉमिक मास लिखा? नहीं, मैंने क्या लिखा? मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, किसका? कैल्शियम का। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट ग्राम एटॉमिक मास। यानी जब कभी भी आप किसी एटम के मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख देते हो तो इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इजी चीज़ है, चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ग्रेट। अब ग्राम एटॉमिक मास के बाद और दो बातें वैसे तो मुझे पढ़ानी नहीं चाहिए, पर ठीक है, मेरे लाडले हो तुम लोग। मॉलिक्यूलर मास, हा, सर आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम ऑफ मास ऑफ all the atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के मास को अगर आपने जोड़ दिया तो वो बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आप सब लोग जानते हैं कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि कार्बन के 6 एटम मौजूद हैं। आप लोगों ने हाइड्रोजन के एक एटम का मास लिखा 1, लेकिन हाइड्रोजन के एटम मौजूद है 12, इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, या तो 12 बार जोड़ो। फिर ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, लेकिन आपके पास में ऑक्सीजन के एटम है 6, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। तो 12 6 ज़ा 72 प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 6 ज़ा 96, 6 7 8 9 10, 9 1 10, 11 और 7 18, 80 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। आप लोगों को अपनी तरफ से
कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास आपको रट के रखने हैं, उनका नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का मास आप हमेशा 1 AMU मान के चलो। हाइड्रोजन के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ऑक्सीजन की, यूजुअली 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है 35.5। बस इतने के आप लोग याद करके रखो चलती फिरती भाषा में। उसके अलावा आप लोगों को फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के तो मास पता होने ही चाहिए। फर्स्ट 30 नहीं, चलो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, यानी कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको जैसे आयरन का मास पता होना चाहिए, ब्रोमीन का मास पता होना चाहिए, सिल्वर का मास पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इनके मासेस आपको पता होने चाहिए। तो इसकी टेबल आपके पास में बनी हुई होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास में भी एक टर्म आती है GMM, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? अगेन, जब अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिख दोगे तो इट विल बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास लिखा है 180 AMU, अगर मैं इसको 180 ग्राम लिख दूं तो क्या ये मॉलिक्यूलर मास हो गया? नहीं, अब ये बन गया GMM, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई परेशानी? ग्रेट। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फुल फ्लेजेड तरीके से रेडी हो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए, मोल कंसेप्ट पर सवाल बनाने के लिए। तो इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर मैं आप लोगों के साथ में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। गाइज, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जल्दी से ले लो। अनअकैडमी पर आस्क अ डाउट नाम का एक बहुत बढ़िया फीचर आया है। तो वो सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ में 8th, 9th और 10th में जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, अगर आप लोग प्लस स्टूडेंट हो तो आप आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। अनअकैडमी की एक्सपर्ट टीम आप लोगों के डाउट सॉल्व करेगी। दूसरा गाइस, अनअकैडमी का संडे 23 मई के दिन, 23 मई के दिन अनअकैडमी पर सुबह 9:30 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो बच्चे उस स्कॉलरशिप टेस्ट को देते हैं तो टॉप 30 स्टूडेंट्स को अनअकैडमी पर मिलता है स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, ठीक है? तो गाइज, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय मेरे लाडले बच्चों, एंड हैव अ रियली ग्रेट